Hello everyone, welcome back to the new vlog. I hope you all are doing absolutely fine. I am Suraj and you are watching the Jarsa vlogs. धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियोस हम अपलोड करते जा रहे हैं ना, कॉन्फिडेंस देख रहे होंगे आप काफी ज्यादा बढ़ रहा है. बट अब मैं पीछे पीछे क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे हो जाऊंगा तो लाइट नहीं आएगी, तो इसलिए फोकस जो है हमारा लाइट की तरफ होता है. फिलहाल चाय बन रही है, चाय बना लेते हैं बढ़िया. और आज आप लोग क्यों आए हो ये मैं आपको बता देता हूँ. टाइटल देख के वैसे पता चल ही गया होगा हमने क्यों ये वीडियो बनाने का सोचा. इंस्टाग्राम पे भी यार काफ़ी सारे मैसेज, काफ़ी सारे तो नहीं, मतलब ऐसे भर भर के 1000 2000 3000 नहीं, मतलब मोस्टली मेरे पास मैसेजेस ये आ रहे थे. मस्त चाय देखो, हाय 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 हाय, मतलब ये चीज़ तो जन्नत है. फिर मैसेजेस ये आ रहे थे कि भाई ब्लू कार्ड का क्या सीन है, पीआर का क्या सीन है, तो मैंने सोचा इसी पे एक वीडियो बना लेते हैं. खैर आपने लास्ट वीडियो मेरा अगर नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो का ये रहा. आई बटन इधर हाँ इधर, ये उल्टी साइड आता है हमेशा. तो आई बटन है, इस पे क्लिक करो और वो देख लो. काफ़ी अच्छा व्लॉग है, वो भी मुझे काफ़ी पसंद है. बट आपको कैसा लगा आप बताओ. फिलहाल मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ कि भाई पीआर, जर्मनी में सेटलमेंट परमिट जिसको बोलते हैं पीआर, वो कितने सालों बाद मिलती है, कब मिलती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसके फायदे क्या क्या होते हैं, साथ ही साथ ब्लू कार्ड क्या होता है, ब्लू कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होते हैं, मतलब आप उसके लिए योग्य हो या नहीं. तो यार मैं चाय बना लेता हूँ फटाफट, और फिर हम लोग यहाँ बैठ के मस्त, धूप भी निकली है, 4:50 पे सनसेट होने वाला है. फिलहाल 2 बज चुके हैं, तो इसलिए बिना किसी देरी के हम लोग चाय पीते हैं और पीते पीते आपको मैं सारी चीजें बताता हूँ. हाँ सर, तो पहले हम बात कर लेते हैं ब्लू कार्ड की. व्हाट इज ब्लू कार्ड? ब्लू कार्ड इज जस्ट रेसिडेंट परमिट फॉर ग्रेजुएट्स which is intended to promote or facilitate the permanent immigration of highly qualified or graduated persons from outside Europe to Germany. समझ में नहीं आया, मेरे को पता है. शांति. तो अगर आसान शब्दों में बात करूं तो भाई अगर आप यहाँ जॉब करते हो तो आपको बार बार वीज़ा एक्सटेंड करवाने की ज़रूरत नहीं होती. आपका जितना भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तब तक आपको वीज़ा मिल जाता है. और अगर आउटसाइड यूरोप रहते हो लेकिन इंडिया से आप अप्लाई नहीं कर सकते, पहले आपके पास जर्मन वीज़ा होना चाहिए. जर्मन वीज़ा होने के बाद आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब मेन चीज़ हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो. अब आप बोलोगे यार वीज़ा भी तो सेम होता है, वीज़ा और ब्लू कार्ड में क्या डिफरेंस है? तो कान खोलकर सुनो. जो ब्लू कार्ड के फायदे हैं वो आपको नॉर्मल वीज़ा में नहीं मिलते. ब्लू कार्ड के भी कुछ एडवांटेजेस होते हैं, वो भी मैं शायद इस वीडियो में बात करूंगा, आगे आने वाले हैं. तो अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके क्या. तो ठीक है, पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब कि आपके पास पहली चीज़ जो होना चाहिए ब्लू कार्ड अप्लाई करने के लिए वो ये कि आप ग्रेजुएट हैं. ठीक है, आप एक ग्रेजुएट हैं तो आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन आपकी जो डिग्री है वो डिग्री जर्मनी में वैलिड होना चाहिए. इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड. मतलब आपने कोई ऐसी फर्जी यूनिवर्सिटी से कर लिया और आप आ गए कि नहीं भाई मेरी यूनिवर्सिटी है ऐसा ना. अगर चेक करना हो आपको कि आपकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है, तो ये रही उसकी लिंक. इस पर आप जा सकते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता. ठीक है. सेकंड सिंपल सी चीज ये है कि आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. जिस कंपनी ने आपको जॉब दी है उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, तब आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपकी ग्रॉस सैलरी 55,200 होना चाहिए पर ईयर. मंथली तो भाई क्या करोड़पति बनोगे क्या. अगर आपकी सैलरी 55,200 यूरोज पर ईयर है या फिर 43,056 यूरोज पर ईयर है तो आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब मैंने दो आपको डिजिट्स बचाए कि हाँ भाई 55,200 यूरोज किस लिए, जो कि नॉर्मल बंदे हैं. नॉर्मल बंदे मतलब कि 55,000 यूरोज इन सबको छोड़ के, कौन से वाले 43,000 यूरो, 43,052 यूरोज जितने मैंने बोले हैं, 43052 इतने यूरोज अगर आप ईयरली कमाते हैं. ये ग्रॉस सैलरी किन लोगों के लिए है? जो कि या तो इंजीनियर है, जो नेचुरल साइंसेस
जो है इस फील्ड से रिलेटेड है, या फिर मैथ्स फील्ड से रिलेटेड है, या फिर जो कि मेडिसिन लाइन में, ये जो 4 लाइनें हैं, अगर आप इनमें जॉब करते हो, अगर आपकी फील्ड इस फील्ड से रिलेटेड है और आप इन कंपनियों में काम करते हो, तो आपकी ग्रॉस सैलरी जो है वो 43,052 यूरोस अगर ग्रॉस एनुअल होगी तो आपको ब्लू कार्ड के लिए आप एलिजिबल हो, आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इन सारी फील्ड से अलग हटके हो, मतलब आपकी इन सारी फील्ड को छोड़ के और किसी फील्ड में आप जॉब कर रहे हो, तो आपको कम से कम 53,200 यूरोस दिखाने पड़ेंगे साल के, कि आप इतने पूरे साल में कमाते हो। अब ग्रॉस सैलरी, ब्रूटो, नेटो, वो कंसेप्ट मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि आपको ग्रॉस सैलरी क्या होती है यहाँ पे, ब्रूटो जिसको बोलते हैं, नेट सैलरी क्या होती है जो आपको हाथ में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको लगभग 30 से 40% टैक्स देना होता है, लेकिन उसके फायदे भी काफ़ी ज़्यादा है। इन सब के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी हम स्टिक रहते हैं किस पे, ब्लू कार्ड और रेजिडेंस परमिट, जिसको चौथा और आखिरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स साथियों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस फील्ड में मैंने पढ़ाई की है उसी फील्ड से रिलेटेड आपका एम्प्लॉयमेंट होना ज़रूरी है। अगर मैं ऑटोमोबाइल पढ़ रहा हूँ या मैंने यहाँ पर कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, तो मुझे ज़रूरी है कि मैं कंप्यूटर साइंस वाली कंपनी में ही काम कर रहा हूँ, मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में ही काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि भाई साहब मैंने ऑटोमोबाइल पढ़ लिया और मैं किसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में काम कर रहा हूँ। सो द एम्प्लॉयमेंट शुड मैच योर क्वालिफिकेशन। आया समझ? मतलब कि आप जिस फील्ड में पढ़ाई की है आपने, आपको उसी फील्ड में काम करना है, तभी आप ब्लू कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लू कार्ड के एडवांटेज भी आपको इसमें बताऊंगा, तो पहला और सबसे मस्त एडवांटेज मुझे लगा वो ये है ब्लू कार्ड का कि आपका जब फैमिली यूनिफिकेशन होता है, मतलब आपके घर वाले आपसे मिलने आना चाहते हैं, तो वो थोड़ा जो वीज़ा का प्रोसेस है वो लेस हेक्टिक हो जाता है। मतलब ज़्यादा पड़पंच नहीं करना पड़ता कुछ भी इसमें, आपको बहुत इजीली आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए वीज़ा मिल जाएगा अगर आपके पास ब्लू कार्ड है। अगर आपके पास ब्लू कार्ड है तो इजीली आपको, मतलब इतना ज़्यादा झंझट होता नहीं है, इट विल बी लेस हेक्टिक एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल वीज़ा फॉर योर फैमिली मेम्बर्स। ओके, सेकंड भी फ़ायदा आपको मैं बताऊंगा, बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि जैसे कि आपको अगर आपको ब्लू कार्ड मिल गया, तो ब्लू कार्ड मिलने के जस्ट 33 मंथ्स बाद आपको अगर जर्मन नहीं भी आती है तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको पीआर डायरेक्टली मिल सकती है, समझे। और अगर आपको जर्मन आती है B1 लेवल तक, तो भाई सबसे अच्छी चीज़, और अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा कि जर्मन सीख लो, वारे न्यारे हो जाएंगे, पीआर मिल जाएगी, ब्लू कार्ड मिल जाएगा, सब हो जाएगा। 21 मंथ्स के अंदर, 21 महीने के अंदर अगर आपको जर्मन आती है तो आपको डायरेक्ट पीआर मिल जाएगा ब्लू कार्ड के जस्ट बाद। तो इसलिए ये 2 फायदे हैं, बहुत फायदे से बहुत सारे हैं, बट ये 2 फायदे हैं जो मुझे काफ़ी अच्छे और मेन फायदे लगे, तो मैंने सोचा बता दूँ। हाँ, एक चीज़ और ब्लू कार्ड के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ब्लू कार्ड है उसकी वैलिडिटी क्या होती है, मतलब आपको ब्लू कार्ड कितने साल के लिए मिलता है। मैक्सिमम ब्लू कार्ड जो मिलता है वो 4 साल के लिए मिलता है, और 4 साल के लिए कब मिलता है, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से 4 साल का है, ठीक है। और अगर आपका कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट 4 साल से कम का है, जितने भी साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है उतने साल का आपको ब्लू कार्ड मिलेगा, प्लस 3 मंथ्स मिलेंगे, और वो 3 मंथ्स आपके होते हैं जॉब सर्च करने के। साथ ही साथ एक चीज़ और कि अगर आप इस दौरान अपनी जॉब चेंज करते हैं, मतलब आप कंपनी स्विच करते हैं, तो ये आपको गवर्नमेंट को जहाँ से आप ब्लू कार्ड बनवाएंगे वहाँ ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, आप बिना इन्फॉर्म किए जॉब चेंज नहीं कर सकते। साथ ही साथ अगर आपके पास ब्लू कार्ड है, सो ब्लू कार्ड इज बेसिकली फॉर द होल यूरोप, आप यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हैं, बट आपको जब ब्लू कार्ड मिला है तो पहले 18 मंथ्स आपको जर्मनी में ही रहना पड़ेगा, आपको यहीं काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप दूसरी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में काम कर सकते हैं, बट इन 3 कंट्रीज में काम नहीं कर सकते। दोज आर यूके, डेनमार्क और आयरलैंड। ये 3 कंट्रीज को छोड़ के आप और पूरे यूरोप में कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको 18 मंथ्स का रहना पड़ेगा डॉइचलैंड में, जर्मनी में।
सेकंड चीज हम बात कर लेते हैं परमानेंट रेसिडेंस के बारे में। परमानेंट रेसिडेंस को यहाँ पे नॉर्मली ये लोग बोलते हैं सेटलमेंट परमिट। सेटलमेंट परमिट क्या होता है कि भाई आप बन गए यहाँ के सिटीजन, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीजा वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीजा एक्सटेंड करवाने की कोई दिक्कत नहीं है। सो यू गॉट PR हियर, मतलब कि आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंस हैं और आपको सेटलमेंट परमिट यहाँ पर मिल गया है। तो सेटलमेंट परमिट एंड परमानेंट रेसिडेंस आर बोथ सेम थिंग्स। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुन लो कि आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अगर आपको PR के लिए अप्लाई करना है। ये तो बहुत दूर की बात हो गई, बहुत बात की बात। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे 5 साल कंप्लीट होना चाहिए। 5 साल कब से? स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 साल जब से आपने यहाँ पे कदम रखा है। ऐसा नहीं कि भाई पढ़ाई हटा के, नहीं, आपने जिस दिन से यहाँ पे कदम रखा है तब से लेके आपको या तो 5 साल कंप्लीट या 5 साल से ऊपर होना चाहिए, फिनिश। उसके अलावा अगर आपने डिग्री, आपकी बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री यहाँ से की है, तो मास्टर डिग्री करने के बाद आप जब जॉब करते हैं तो जॉब करते हुए आपको 36 मंथ्स कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपके पास जो नॉन EU ग्रेजुएट है, नॉन EU ग्रेजुएट मतलब जो बाहर से हैं, जो यहाँ पे जॉब करते हैं, उन्हें कम से कम 36 मंथ्स यहाँ कंप्लीट होना चाहिए जॉब करते हुए। और अगर आपने डिग्री यहाँ से की है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 24 महीने यहाँ काम करना है। मतलब आपने अगर 2 साल भी अगर काम कर लिया है और आपने डिग्री भी यहीं से की है और आपको B1 लेवल तक जर्मन भी आती है, तो आपको सिर्फ 2 साल में यहाँ का PR मिल जाएगा। लेकिन जॉब के बाद, मान लो मैंने अभी पढ़ाई की है, मैंने या किसी ने भी पढ़ाई की, मान लो 3 साल किसी ने यहाँ पढ़ाई की है, 3 साल के बाद उसे जर्मन भी आती है, उसकी डिग्री भी यहाँ से हुई है, तो सिर्फ, और उसके जस्ट बाद वो जॉब करने लग गया है, तो सिर्फ 24 महीने बाद यानी कि 2 साल बाद वो यहाँ पर PR के लिए अप्लाई कर सकता है। और अब हम इसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला एडवांटेज, भाई अगर आप छड़े वड़े हो तो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप शादीशुदा हो तो ये वीज़ा आपके लिए तो वैलिड है ही, आपके स्पाउस के लिए भी वैलिड है और साथ में आपके बच्चों के लिए भी वैलिड है। मतलब इसी वीज़ा पे आपको स्पाउस वीज़ा भी मिलता है और जो आपके बच्चे हैं उनका वीज़ा भी मिलता है अगर आपको यहाँ की PR मिली है तो। दूसरा फायदा यह है कि आपको वीज़ा की जो मगजमारी होती है, वीज़ा की कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको PR मिल गया मतलब कि आपको वीज़ा वगैरह की कोई दिक्कत है ही, आपके यहाँ, आप यहाँ के रेसिडेंस बन चुके हैं। तीसरा फायदा इसका यह है कि आप यहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं और आप कोई भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद सोशल बेनिफिट्स क्या होते हैं? सोशल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि आपकी बच्चों की पढ़ाई होगी, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, और जितनी भी एक नॉर्मल जर्मन सिटीज़न को यहाँ के फ़ायदे होंगे वो सारे फ़ायदे आपको भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक आर्बाइट्सलोस के लिए पैसे मिलते हैं। अगर आप जर्मनी में अनएम्प्लॉयड हैं तो यू विल गेट आर्बाइट्सलोस मनी, मतलब कि आप अनएम्प्लॉयड है तो उसके लिए आपको खुद को घर चलाने के लिए या फिर आपकी डेली नीड्स पूरी करने के लिए आपको गवर्नमेंट पैसा देगी। उसके बाद एक और फ़ायदा ये है कि आप यहाँ पर लोन्स ले सकते हैं। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका एक तो फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। फ़ायदा बाद में बात करते हैं, पहले मैं ये बताता हूँ कि अगर आप जर्मनी से बाहर 6 महीने के लिए रहे, मतलब आपके पास PR है और आप 6 महीने के लिए और कहीं चले गए, तो आपका PR कैंसिल हो जाएगा। एक लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बताऊँ आपको, जर्मन पासपोर्ट इज़ द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द होल वर्ल्ड। आप पूरे यूरोप में ट्रैवल कर पाएंगे जर्मन पासपोर्ट लेकर, और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जर्मन्स को, जो जर्मनी में रहते हैं, जो जर्मनी का जिनके पास पासपोर्ट है, उन लोगों को बहुत सारी कंट्रीज़ में वीज़ा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। खैर जो भी है, अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। और ठीक है, जो भी है अच्छे से रहो, खुश रहो, क्योंकि दिस लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू बी सैड। See you in the next vlog. Till then, take care, bye bye, and ciao ciao.